बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल गुजर गए। कुल 5 साल हैं, जिसमें से 3 साल बाकी हैं। मेरी नज़र में किसी भी हुकूमत को अपने 5 साल का दौरानिया मुकम्मल करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ताकि जो पॉलिसीज़ अपने मंशूर के हिसाब से किसी भी जमात ने सोची हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके और 5 साल के आखिर में ये कह सके कि हम जो चाहते थे हमने वो किया, या अगर ना कर सके तो उनको अवाम वोट आउट कर सके और अपनी वोट की बुनियाद पर यह फैसला कर सके कि उसको किस जमात को बरसरे इक़्तिदार लाना है। ऐसे ही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी होनी चाहिए। 5 साल मुकम्मल होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 100 दिन के प्लान में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घर की बात भी की थी। इसके अलावा गरीबों को मदद करने और 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात भी की थी। और इन तमाम चीज़ों का इन्हिसार पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग मईशत पर है। अगर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो ये तमाम के तमाम वादे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही कबल अज इलेक्शन, कबल अज इंतखाबात, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। आज पाकिस्तान की मईशत किधर खड़ी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत सही राह और पटरी पर चलने की खुशखबरी दी। वो कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो गया और इसके साथ साथ तरसीलाते ज़र यानी रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इससे पहले कभी भी तरसीलाते ज़र इस लेवल पर नहीं रही जिस लेवल पर इस बार आई हैं। तो इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं और इससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन ये जहां खुशखबरियां हैं, वहीं कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि एक आम आदमी को सताए हुए हैं। रोज़मर्रा के अशिया खुरोनोश की कीमतों के अंदर बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। बिजली और गैस भी महंगी हो गई है। इसके साथ साथ टैक्सेस के अंदर जो पिछले साल इजाफा हुआ था, इस बजट में नहीं, इससे पिछले बजट में उन्होंने भी एक आम शहरी को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। कोरोना वायरस के बाद माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार पूरी दुनिया ही है। ऐसे में पाकिस्तान क्या पॉलिसीज़ लाएगा कि इस माशी अदम इस्तेहकाम से बच सके। हमारे यहाँ जो वो तबका है जिसका माशी इस्तेहसाल होता है, उसको किसी तरीके से सेफ गार्ड कर सके। ये तमाम के तमाम वो सवालात हैं जो मैं माशी एक्सपर्ट्स के सामने रखूँगी। आटे की कीमतें बढ़ना, चीनी की कीमतें बढ़ना, तेल की कीमतें बढ़ना, ये डायरेक्ट एक गरीब आदमी की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालता है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अपने दूसरे सेगमेंट में जब हम जाएंगे तो बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने बलोचिस्तान का हीरो होने का सेहरा अपने सर पर सजाया। एक ऐसा शख्स जिसको वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट्स में सराहा। सदर की तरफ से उसको अवार्ड, प्रेसिडेंशियल अवार्ड अनाउंस हो गया। इसके बाद फिर बलोचिस्तान की तरफ से भी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। ये तमाम के तमाम अवार्ड एक शख्स जिसने 100 से ज़ायद लोगों को अकेले बचाया और अपनी गाड़ी में बिठा बिठा कर अपने घर लेकर जाता रहा, मेहमान नवाजी करता रहा, उस शख्स से मिलवाऊंगी। अमूमन बलोचिस्तान के बारे में इंडियन प्रोपेगेंडा ये होता है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलहदगी चाहता है, लेकिन इस शख्स को मालूम था कि जिस सड़क पे ये खड़ा हुआ है, जिन लोगों को ये बचा रहा है, ये पंजाब तक सफ़र करते हैं और ज़्यादातर परदेसी होते हैं, यानी बलोचिस्तान के नेटिव लोग नहीं होते। लेकिन अज़्म के साथ इसने उन्हीं लोगों को बचाया। और ये पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, इस हवाले से भी मैं आपको इनकी थॉट बताऊंगी। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स में हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आबिद सुलेहरी साहब, डॉक्टर आबिद सुलेहरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि SDPI के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आखिरी सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुलेमान खान, जो बलोचिस्तान के हीरो जिनकी मैं बात कर रही थी, उनसे भी बात करवाएंगे। सबसे पहले मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की तरफ चलते हैं। बेग साहब, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब और उनकी हुकूमत रेमिटेंसेस के ज़्यादा होने, करंट अकाउंट डेफिसिट के कम हो जाने और तमाम की तमाम मैक्रो इकोनॉमिक बेहतरी का इंदिया दे रहे हैं। आपकी नज़र में क्या इसके बाद
जो ये खबरें दो तीन पिछले दिनों में वजीर आजम साहब ने दी, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है या नहीं? देखिए, हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अगर आप देखेंगे अनीखा, तो जो अभी बजट आया है उसमें हमने न सर्विस सेक्टर में, न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और न एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हमने कोई हदायत अपने पूरे नहीं कर सके हम, और न रेवेन्यू कलेक्शन हम पूरा कर सके। एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स इंपोर्ट्स के हमारे नहीं हो सके। तो उस लिहाज से तो अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर आप कोरोना वायरस को, कोविड को एक इसमें बहाना बनाते हैं, तो कोविड से 3 महीने के लिए था, मार्च से मई तक का जो बजट आया तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। हाँ, 2 चीजें बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं दोनों की आपको जरा सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। करंट अकाउंट डेफिसिट ये कह रहे हैं कि पहले 20 बिलियन था, लास्ट ईयर 13.5 बिलियन था और अब 2.95 बिलियन या 3 बिलियन हो गया है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि रेगुलेटरी ड्यूटीज आपने लगा दी थी, इंपोर्ट कर्टेल कर दी थी आपने। डॉलर जो 168 रुपए का हो गया, डॉलर चीपर नहीं रहा एनी मोर, लिहाजा लोगों ने इंपोर्ट कम कर दी। तो इंपोर्ट भी अगर आप फिगर देखें आपकी कम हुई है। दूसरी चीज यह है कि जहां तक सवाल एक्सपोर्ट का, आपने डॉलर की 35% डिवैल्यूएशन की और आप ये समझे कि आप एक्सपोर्ट बूस्ट कर जाएंगी। 5 साल में $1 एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है। मैं सिर्फ इनकी हुकूमत का नहीं कह रहा हूं, 3 साल पिछली हुकूमत के भी कह रहा हूं। क्यों नहीं बढ़ी है? आपने तो 168 का डॉलर कर दिया, आपने तो 35% डॉलर डिवैल्यू कर दिया। वो इसलिए कि आपके पैदावारी लागत बढ़ गई है। आपकी बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो खत्ते में इस वक्त वी आर मोस्ट एक्सपेंसिव और वो हम कंपीट नहीं कर पा रहे। हमारे प्रोडक्ट जो हैं अब दे आर नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ द बायर इन टर्म्स विद प्राइसेस। अब वो पहली चॉइस नहीं रहे हैं। तो आपको बिजली और गैस की कीमतों को कम करना है। खुशाइन बात है, मेरे कॉलम अखबार में आए थे जिसमें मैंने लिखा था आईपीपीज में अरबों का करप्शन, और उसमें एक एक चीज हमने बतलाई थी। उसके बाद कमेटी बनी और नेगोशिएशन हुआ और अब ये जो मुआहदा साइन किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं 1000 अरब रुपए की बचत हो जाएगी। बिजली की कीमत 24 रुपए पर यूनिट से कम होके 14 रुपए पर यूनिट हो जाएगी। पेमेंट अब मुनाफा जो रुपये में होगा, डॉलर में नहीं होगा, और कैपेसिटी सरचार्ज भी नहीं होगा। ये सब चीजें मैंने अपने कॉलम में उठाई थी, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं करेंगे आपकी बिजली की कीमत वेटेड एवरेज जिसको कहते हैं वो कम नहीं होगा। तो अब देखें, इन्होंने मुआहदे करे हैं 13 प्राइवेट आईपीपीज हैं विंड पावर के और 6 सीपैक के हैं, टोटल 19 है। तो और भी ये बाकी इन्होंने करने हैं। यही चीज है, इसमें एक विल दिखा दें एक बार कौम को, नहीं तो हर बार सर्कुलर डेट बढ़ता जाएगा और फिर आप नेपरा फौरन बिजली की कीमत बढ़ाता जाएगा और आपकी सनत जो है उसमें आप ऊपर से कितना ही कॉस्मेटिक कर ले, मेकअप कर ले, उसकी इस्तात, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो खत्म हो गई है। और सनत की अगर कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती है तो फिर आप जैसे अमेरिका में लगा रहे हैं सनत या यूरोप में लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो वायबल नहीं है, उसकी पैदावारी लागत बहुत ज्यादा आती है जो पाकिस्तान में आ रही है। आखिरी चीज रेमिटेंसेस का भी आपने अनेखा कहा था। रेमिटेंसेस में मैं बतला दूं, देखिए रेमिटेंसेस में मैं खुश नहीं हूं, हालांकि रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड रेमिटेंस आएंगे इस बार। वो क्यों नहीं? इस बार ज्यादातर लोग अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेकर आए बिस्तर बोरिया के लेके, क्योंकि कोविड की वजह से उनकी मुलाजमतें चली गई हैं, उनको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दिया है और वो वापस आ गए। और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आने से पहले अपने वतीन अजीज को रेमिटेंस करके आए हैं, तरसलात ज़र करके आए हैं बैंकिंग चैनल से, जो यहाँ पे आप उसका असर हो रहा है। मुझे डर है कि अगर ये लोगों को दोबारा मुलाजमतें नहीं मिलती कोविड की सूरत हाल बेहतर होने के बाद, तो ये लाखों लोगों की जॉब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे सर पे होगी, हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। ऑलरेडी लोकल लोग कोविड की वजह से 18 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो ये एक मसला है। लेकिन रुपये को मैं ये समझता हूँ कि उनको स्टेबल रखना होगा,
ज़खायर हमारे बढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के, जो खुशाइन बात है, जो लेकिन रुपी इनका गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा अच्छा, है रुपी। बेग साहब, इसको स्टेबलाइज कैसे किया आज रुपी की कीमत 168.60 पैसे हो गई है, जो हाईएस्ट है। इस रुपी को इन कंपैरिजन टू डॉलर स्टेबलाइज कैसे किया जाए? बिकॉज वो तो फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ दिया था, दैट डिडंट वर्क फॉर अस एट ऑल। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में क्या होनी चाहिए? क्या अभी भी उसको अल्लाह तवक्कल छोड़ दें और मार्केट के हिसाब से उसको एडजस्ट होने दें? क्योंकि ये तो बहुत फ्लक्चुएशन भी हो रही है, अप एंड डाउन होता है, लेकिन ज्यादा अप ही होता है अनफॉर्चुनेटली। कैसे स्टेबलाइज किया जाए ताकि बिजनेस को एक सवाल का जवाब देता हूं। पहली चीज तो यह है कि मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूं कि रुपी को मैनिपुलेट किया जाए, जैसे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में 98 पे साहब डार ने रखा और उससे आपकी इंपोर्ट जो है वो सस्ती हो गई, क्योंकि डॉलर सस्ता था। धड़ाधड़ लग्जरी चीजें इंपोर्ट किए गई और इंपोर्ट आपका और एक्सपोर्ट का डिफरेंस 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया, तो ये ट्रेड डेफिसिट का सबब बना। मैं ये कहता हूं कि रिजर्व बढ़ाने होंगे, जो मुस्तकिल तरीका है, जो शरीफाना तरीका है, जो रिलायबल तरीका है आपकी करेंसी को स्टेबल रखने का, वो है आप अपने फॉरेन रिजर्व से सपोर्ट दें। आपके फॉरेन रिजर्व अगर बढ़ते हैं 20 बिलियन से 25 बिलियन हो जाते हैं, तो रुपी नहीं गिरेगा, फिर रुपी स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि आप रुपी स्लाइड कब करता है? जब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट करनी होती है, किस्तें जारी होती हैं, तो वहां से पेमेंट होती है, तो फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाते हैं। जब सऊदी अरेबिया कुछ पैसे वापस मांग लेता है, इमारात वापस मांग लेता है, तो ये चीजें आपके रिजर्व इस लेवल पे हैं कि जरा सी 2-3 बिलियन की पेमेंटें अगर आ जाती हैं तो वो रिजर्व नीचे जाते हैं और उससे रुपी जो है वो स्लाइड कर जाता है, गिर जाता है। तो आपको अपने रिजर्व बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। रिजर्व बढ़ने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाएं, रिजर्व बढ़ने के लिए 4 तरीके हैं, 5वां नहीं है दुनिया में। पहला रेमिटेंसेस, वो हो रही है, इसमें ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, माशाल्लाह रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं। 25 बिलियन डॉलर की मुझे उम्मीद है इस साल हो जाएंगी, जो रिकॉर्ड है। दूसरा जो है एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है हमारी, और उसका मैंने इससे पहले आपके प्रोग्राम में बतला दिया है कि हमारी पैदावारी लागत बढ़ गई है, उसको सही करो। डॉलर को 164 168 करने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी। तीसरा चीज है सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी, उससे डॉलर आते हैं, रिजर्व बढ़ते हैं। बैरूनी सरमायाकारी सीपैक में हो रही थी, अब उस सीपैक के मंसूबे थोड़े स्लो डाउन हुए तो सरमायाकारी भी स्लो हो गई, प्लस कोविड का भी मसला है, तो इस वक्त कोई इतनी ज्यादा नई सरमायाकारी, फिर भी हमारे मुल्क में सरमायाकारी बिलियन डॉलर के करीब आई है। और फिर अगर इन 3 चीजों से आपके फॉरेन रिजर्व नहीं बढ़ते मतलूबा लेवल पे, तो चौथी चीज जो मजबूरन करना पड़ती है वो डोनर्स एजेंसी से फिर आपको डॉलर मांगने पड़ते हैं, जो हम पहले बहुत कर चुके हैं। बेग साहब, वैसे वो वाला ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए आपकी गवर्नमेंट के पास, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, I'll come to you for the next question. Government कह रही है कि now we are headed to an easier path. इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई है, कुछ पॉलिसी की चेंजेस के जो समरात हैं वो नजर आना शुरू हो गए हैं। ये वाकई में इतनी रोजी पिक्चर है या हमें अभी भी किसी चीज से घबराना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त हमारी बेसलाइन चेंज हो गई है, और हमारी बेसलाइन है जो कोविड के बाद की सिचुएशन। अगर आप इसको 2 साल पहले से कंपेयर करें कि हुकूमत के इंतखाबी दावे क्या थे और उसमें किन किन अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए थे, तो वो शायद अब इरेलेवेंट हो गया है। अब हमें ये देखना है कि कोविड के दौरान 3 चीज़ों की निशानदही की गई थी आलमी इदारों की तरफ से और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की तरफ से। एक तो पैंडेमिक जिसमें से हम गुजर रहे हैं, दूसरा एक ग्लोबल रिसेशन, आलमी कसाद बाजारी, और तीसरा फूड क्राइसिस के खुदा न खास्ता कहत की सिचुएशन आ सकती है। अब अगर हम इन 3 चीज़ों पे देखें तो कोविड, आप इसको जो भी नाम दें, मुझे नहीं पता इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये अल्लाह का करम है, ये हर्ड इम्यूनिटी है, ये हमें कोई रेजिस्टेंस है, ये जो भी हुआ है, लेकिन अगर आप उसको अपने बाकी रीजन से कंपेयर करके देखते हैं जहाँ पे कि सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे तरह है, तो जहाँ पे कल
अगर हम भारत को देखें, नंबर ऑफ केसेस को देखें, नंबर ऑफ डेथ को देखें, बांग्लादेश में देखें, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान में वाकयातन इस वक्त कोविड जो है वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर हम जुलाई से कंपेयर करें, जब आप फेसबुक का पेज खोलते थे तो खुदा न खास्ता हर तरफ बदकिस्मती से सिवाय अमवात की और कोई खबर ही नहीं होती थी। तो अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि शायद ये रिपोर्टिंग में कोई फ़र्क आ रहा है। तो अगर कुछ ऐसा होता तो यकीनन लोग कहते हैं कि जी केसेस बढ़ रहे हैं, खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, हुकूमत छुपा रही है। तो यहाँ पे बेहतरी जो है वो सिचुएशन देखने में आई है। इसी तरीके से अगर आप कसाद बाजारी की तरफ देखें तो जिस तरह पूरी दुनिया में कसाद बाजारी छाई गई, अगर पाकिस्तान का देखें तो सीमेंट की सेल में इजाफा हो गया, सरिये की सेल में इजाफा हुआ पड़ा है। आप गाड़ियों को देखें उनमें फिर ऑन शुरू हो गया है। टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें तो वो 5 सालों की हिस्टोरिक लो लेवल पे है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भले वो मांगे हुए पैसे ही हैं, लेकिन अगर आप उनको देखें तो 20 जो बिलियन डॉलर उसको टच कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट काबू में है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो तो इस वक्त आपके काबू में है, तो वहां पे भी यकीनन। लेकिन डॉक्टर साहब ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काबू में आ गए, अब माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब आएगा? देखिए माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में एक चीज की हमें इस वक्त क्रेडिट देना पड़ेगा हुकूमत को, कि इमरान खान ने एक जुआ खेला था, उन्होंने एक रिस्क लिया था स्मार्ट लॉकडाउन का। अगर आज खुदा न खास्ता हम उस सिचुएशन में होते जिसमें कि रोजाना 2-4 हज़ार केसेस सामने आ रहे होते, डेथ्स जो है वो भी डबल ट्रिपल फिगर्स में होती, तो हर बंदा जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को बुरा भला कह रहा होता। लेकिन चूंकि वो रिस्क जो था वो पे ऑफ कर रहा है, केसेस कंट्रोल में है, तो उसका अब फायदा ये है कि आपकी इकोनॉमी उस तरीके से जीरो पे नहीं आई, हाल्ट नहीं हुई यहाँ पे कि उसको चलाने में काफ़ी तगोदो करना पड़ती। तो चूंकि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उसमें कुछ ना कुछ जो थी इकोनॉमी का पहिया चल रहा था। अब सिर्फ इसको थोड़ा सा मजीद मोमेंटम देने की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन जो है उस पर काबू पाना अभी भी मुश्किल हुआ पड़ा है, स्पेशली जो वीट की प्राइसेस है, आटे की और चीनी की, उसके लिए मैं समझता हूं कि जब आपकी इंपोर्टेड वीट और इंपोर्टेड शुगर, गो के को बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है कि इंपोर्ट किया जाता, लेकिन जब वो आ जाती है तो फिर शायद जो होल्डर्स हैं उनकी इस वक्त वो डिस्करेजमेंट होना शुरू हो जाएगी और बहुत सा जो ठीक हो गया। चलिए मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक के बाद फिर उसके बाद इकोनॉमी के बाकी मामलात को भी डिस्कस करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत को संभाला देना है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। अपनी डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और डॉक्टर आबिद सलारी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर साहब, कंसिडरिंग जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की एंड पूरे वर्ल्ड की है, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाजे हो जाती है कि सब चीज़ें बिल्कुल ही मंडेन हो जाती हैं जब भी कोई आफत आन पड़े, जिस तरह कोरोना आ गया। उस टाइम पर खाना, उस टाइम पर बेसिक एम्यूनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और यही चीज़ हमने भी कोरोना में सीखी है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। स्पेशली एक एग्रीकल्चरल मुल्क होते हुए हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। थोड़ी देर पहले आपने फरमाया गंदम और चीनी, इंपोर्टेड गंदम और चीनी की बात की। एग्रीकल्चरल मुल्क होते हुए हम अपने ही पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ तो ना हुई डॉक्टर साहब। हम ये कैसे मेक श्योर करें कि जो हम माशी ग्रोथ करें उसमें हम अपनी अवाम की नेसेसिटीज़ को पहले मेक श्योर करें, उसको इंश्योर करें कि हमारे पास है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। देखिए ये एक पॉलिसी निगलेक्ट का शिकार है हमारी एग्रीकल्चर। जो हमारे इस वक्त रूरल एरियाज में लोग ज़राअत अभी तक कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो इस वजह से नहीं कर रहे कि हुकूमतें उन्हें बहुत सा इंसेंटिव देती हैं। उनमें से अक्सर लोग इस वजह से कर रहे हैं कि उनकी नाक कट जाएगी अगर वो अपनी ज़मीन के होते हुए गंदम बाहर से ख़रीदें या आटा बाहर से ख़रीदें या चावल बाहर से ख़रीदें। शायद वो लॉस में जा रहे हैं जब वो एग्रीकल्चर करते हैं। जिस तरीके से आपका अर्बनाइजेशन स्टार्ट है, जिस तरीके से ज़मीनों का कमर्शलाइजेशन यूजेज जो है वो बड़ा है, आपके ज़राई रकबे पे हर जगह पे फार्म हाउसेस बनते चले जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बनते चले जा रहे हैं। तो उस सारे में मैं समझता हूँ कि ये हमारे
किसानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और रूरल इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कोविड के दौरान किसी किस्म का सोशल अनरेस्ट देखने में नहीं आया। कोविड के दौरान आपकी जो फूड सप्लाई चेन है वो मुतासर नहीं हुई। हम वो लोग जो कि शहरों में बैठे हुए हैं, हमें दालें, गंदम, चावल, आटा, गोश्त, दूध, हर चीज़, भले अगर वो महंगा भी मिल रहा था, लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक हैं यहाँ पे फूड राइट्स हुए। इवन अमेरिका की बहुत सी स्टेट्स जो थी वहाँ पे जो सुपर मार्केट्स थी वहाँ पे खाने पीने की अशिया लूटी गई क्योंकि लोगों के लिए उनके एक्सेस में नहीं थी। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन पेश नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर एग्रीकल्चर को इस वक्त हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो इसकी तरफ दे दे और जो उसका बेनिफिशरी है वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज ना हो, वो फर्टिलाइजर कंपनीज ना हो, वो पेस्टिसाइड कंपनीज ना हो, वो सीड इंडस्ट्री ना हो, बल्कि वो किसान हो। अगर उनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुंच सके, उनको इनपुट अगर सस्ता मिलेगा तो यकीनी तौर पे ये एक वायबल फिजिबल ऑप्शन है। इस वक्त हम जब सब्सिडी देते हैं या पिछली हुकूमतों ने भी जो सब्सिडी दी, तो चूंकि वो सब्सिडी जो है वो आपके एजेंट तक तो पहुंच जाती है, आड़ती तक पहुंच जाती है, लेकिन वो किसानों तक नहीं पहुंच सकती थी। इनपुट का रेट उतना बढ़ता चला जाता था। तो ये एक वो फैक्टर है, अगर हो जाए तो यकीनन एग्रीकल्चर में पोटेंशियल है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगले 3 साल, इन 3 सालों को इकोनॉमी के लिहाज से कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है जो 5 साल के साइकिल में तीसरा साल मिड कोर्स करेक्शन के लिए होता है। इस वक्त हमें ये देखना होगा हुकूमत को कि पिछले 2 सालों में उसने कौन सी चीज़ें कितनी बेहतर की और क्यों, और कौन सी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं कर सकी और वो क्यों। और अगर इस रेट्रोस्पेक्शन की बेसिस पे अगर अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करके देखे तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो मुझे एज ए स्पेक्टेटर बाहर बैठे हुए जो नज़र आता है वो ये है कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव हुकूमत ने लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कमज़ोर है। और वो इम्प्लीमेंटेशन इसलिए कमज़ोर है कि इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, खा वो हुकूमत के अंदर हैं या हुकूमत के बाहर हैं, चूँकि उनके स्टेक शामिल होते हैं, यहाँ पे वो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। यहाँ पे उनके स्टेक्स को जद पहुँचती है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो शायद इस वक्त इमरान खान को ये चाहिए कि तीसरे साल में वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल डिलीवरी यूनिट जो है वो पीएम सेक्रेटेरिएट में बनाए। ये वो मॉडल है जो इस वक्त दुनिया के 25 ममालिक में चल रहा है। यूके में भी है, कनाडा में भी ये चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो वो मॉडल जो फ्लैगशिप 1 या 2 इनिशिएटिव, सारे नहीं, यानी हम इसको शहबाज शरीफ साहब का जो कंपनीज का मॉडल था वो यही था कि ब्यूरोक्रेसी चूँकि कोऑपरेट नहीं कर रही, सिस्टम जो था वो उनकी स्पीड पे नहीं चल रहा, तो उन्होंने बहुत सी कंपनीज जो थी वो बना दी जिसमें वही ब्यूरोक्रेट दोबारा से आगे। तो वो मॉडल नहीं, ये मॉडल हमें चाहिए होगा कि एक सेंट्रल डिलीवरी यूनिट जिसको कैबिनेट जो है वो पूरा मैंडेट दे इम्प्लीमेंट करने का, और उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं, सिर्फ एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी जाए, और वो है डॉक्टर इशरत हुसैन के सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। अगर उनको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाए हुकूमत तीसरे साल में, तो यकीनन चौथा और 5वां साल जो है वो अपने बहुत से वादे पूरे कर सकेगी। लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर हुकूमत जो है वो पहली हुकूमतों की तरह ब्यूरोक्रेटिक, जो जिसको आप सुर्ख फीता कहते हैं दफातर का, उसका यरगमाल बना रहेगी। जहाँ पे जो इंटरेस्ट हैं वो मैच करेंगे वो काम हो जाएंगे, यहाँ पे मैच नहीं करेंगे वो काम नहीं हो सकेंगे, और नतीजा उसी तरह का निकलेगा जैसे हम पिछली हुकूमतों में देख चुके हैं। पॉइंट नोटेड। मिर्जा साहब, अब जो कोरोना वायरस, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड है, इसमें क्या हम लोगों को, हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंस्टेड ऑफ हम अपनी इकोनॉमी को इंटरनेशनली या इंटरनेशनल इन्हिसार की तरफ लेकर जाएं, हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को ज़्यादा तवज्जो दें? हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात तो चलती रहती है, लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी को फ़रोग देने की बात नहीं होती बेग साहब। यू थिंक पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री जो इकोनॉमी चल रही है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है? आपने $1 मिलियन सवाल किया है, और इसको कहते हैं हम डोमेस्टिक कॉमर्स। और जहां मार्केटें बड़ी होती हैं, जहां 22 करोड़ की आबादी होती है, जहां 50% मिडिल क्लास होती है, सफेद पोश, तो वहां पे डोमेस्टिक कॉमर्स या लोकल मार्केट पे बहुत इन्हिसार होता है। अब चाइना की आबादी जो अरबों में है या इंडिया की आबादी जो अरबों में है, वो उनके लिए कर्ज नहीं है,
बल्कि वो एक नेमत बन गई है बिग मार्केट के नाम से, और पूरी दुनिया के लोग उस मार्केट को इनकैश करने आते हैं। तो पाकिस्तान को भी डोमेस्टिक कॉमर्स या लोकल मार्केट पे तवज्जो देनी होगी, और लोकल मार्केट की एक अलग पॉलिसीज हैं, अभी तक हमने उस पर अमल ही नहीं किया है, वो नई पॉलिसीज लाएं, डोमेस्टिक कॉमर्स को आप बूस्ट करें। लेकिन फिलहाल जो आप कर सकते हैं पोस्ट कोरोना, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, वो तो आपका अपना है, उसमें अगर आप रिफॉर्म्स लाके एग्रीकल्चर को बेहतर करते हैं, उसमें डेयरी है, उसमें लाइव स्टॉक है, उसमें हलाल मीट है, उसमें फिशरीज है, और ये वो प्रोडक्ट हैं जो लोकली आपकी इंडिजिनियस हैं, आपकी ग्रेन्स हैं, ना सिर्फ आप अपने मुल्क को फूड सिक्योरिटी यानी खैर दे सकते हैं, बल्कि खत्ते में गल्फ कंट्री आर begging, they are desperate for Pakistan to sign any agreement to provide them food security and grains। में डेलीगेशन लेके गया था फेडरेशन का, उनकी मिनिस्टर फॉर फॉरेन ट्रेड शेखा लुबना कहती हैं कि हम वहां पे छोटे डैम भी बनाने को तैयार हैं, जमीनें भी लेने को तैयार हैं, लेकिन जो चीज उगाएं ग्रेन वो आप हमें यहाँ पे, और ग्रेन में उनका इंटरेस्ट है चावल, शुगर और गेहूं के ऊपर। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अब हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इंडस्ट्री रिवाइवल में टाइम लगेगा, एकदम से इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी, इंटरनेशनली ग्लोबल ऑर्डर आएंगे तो सनत हरकत में आएगी, उसमें टाइम लग सकता है। तो हम लोग तो जरा अब हिट खाए हुए हैं और आस्ते आस्ते हमारी सूरत हाल सही होगी, लेकिन एग्रीकल्चर तो आपकी लोकल है, इंडिजिनियस है, इसको आप बूस्ट करें। उसमें डेयरीज है, लाइव स्टॉक है, ये वो चीजें हैं जिसमें आपका बेनतहा पोटेंशियल है। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर डेयरीज प्रोडक्ट, मिल्क 5वां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करने वाला मुल्क है। आपने इन चीजों को प्रोसेसिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री लगाए, फ्रूट एंड वेजिटेबल की पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग पे ख्याल ही नहीं किया। 25% वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट तक लाने में गल जाता है, गिर जाता है। ये सब चीजें हैं, अब आपने जिनको पहले इसलिए नहीं ख्याल किया था कि आपकी इंडस्ट्री बूम कर रही थी, आप इंडस्ट्री को टाइम लगेगा रिवाइव करने में, लिहाजा आपको इन चीजों को जो तैयार है थोड़ी सी आपको उसमें मेहनत करके आप उसमें पोटेंशियल को इनकैश कर सकती हैं। राइट, ठीक हो गया। वक्त की किल्लत है, नहीं तो हम यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो साल भी डिस्कस कर ले तो कम है। लेकिन आबिद सुलैरी साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद सुलेमान खान बलोचिस्तान का हीरो, बात करेंगे उनसे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात कर रहे थे। अब जरा सुलेमान खान बलोचिस्तान के हीरो, जिसने अकेले ने 100 लोगों की जान बचाई। क्या आप सोच सकते हैं कि आप अकेले 100 लोगों की जान बचा सकेंगे? एक बहुत बड़ा कारनामा है जो सुलेमान खान ने क्वेटा और जोब के दरमियान जो सड़क है उसमें बर्फ पड़ने की वजह से जो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हामला खवातीन थी, मर्द हजरात थे, तमाम के तमाम लोग जहां फंसे हुए थे, उन लोगों को बचाने में एक इतना कलीदी किरदार अदा किया कि इंतजामिया के आने से पहले सुलेमान खान कई लोगों की जानें ऑलरेडी बचा चुके थे। बहुत शुक्रिया सुलेमान खान, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मतलब हम बहुत सारे सियासतदानों से गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन आप असल वो हीरो हैं जो कि अवाम में से उठ के अपनी जितनी सकत है उससे ज़्यादा बढ़ के आपने लोगों की मदद की। तो थैंक यू, आप इधर आए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी दूर से बलोचिस्तान से इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी है। अच्छा सुलेमान खान, मुझे एक बात बताएं, उस टाइम पर आप जब ये तमाम तूफ़ान शुरू हुआ, बर्फ़ानी तूफ़ान शुरू हुआ, जहाँ इतने सारे लोग एक सड़क पे फंस गए, जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो आपने वहाँ मंजर क्या देखा? मैंने वहाँ मंजर देखा जब कोई वालिद कोई अल्लाह से दुआ मांग रहा है रो के कि अल्लाह मेरे जान ले ले, मेरे बच्चे को बख्श दे। तो यकीनन वो बहुत ऐसा अल्लाह था, वो हवा का जो आवाज़ था ना, जब किसी ने देखा उसका समझ में आ जाता है। तो मैंने वो मंजर उधर ही देखा, बस फिर मैंने अपना एक कोशिश किया। हमने बोला चलो कोशिश करेंगे, नतीजा ला देंगे इंशाल्लाह। हमने बोला कि अगर मेरी वजह से अगर मैं इस तूफान से भाग जाऊँ या इसका मदद न कर सकूँ,
हमने बोला अगर मेरे जहन में कुदरती ऐसा एम्बुलेंस से आए कि अगर कल इधर सुबह एम्बुलेंस लोग आती थे, हमने बोला जितना तक फिर आपकी ज़िंदगी रही कि आपको अपने ज़मीर मलामत करेगी। ठीक है, क्या यानी अगर आप उनकी मदद उस दिन ना करते तो पूरी जिंदगी आपका ज़मीर जो है आपको जीने ना हमको जीने नहीं देते। तो आपने जब सोचा मदद करने का, तो आपको गैबी मदद फिर किधर से आई? अल्लाह ताला की तरफ से मदद किधर से आई? हिम्मत की सूरत में आई या किसी और सूरत में? नहीं, तो मैं समझता हूँ अजीम माए जो है ना अजीम कौन बनाती है। सही बात है। तो मेरे में जज्बा जो है ना बचपन से माँ ने हमको इस जज्बा दिया है ना। जब हम लोग अच्छे काम करते थे, बच्चे थे, तो माँ वो दाद देते थे। सलाम है फिर आपकी माँ। तो मैं बोलता हूँ मेरा माँ बहुत अजीम है, उसकी वजह से ये जो है बचपन से हम लोग थोड़ा थोड़ा करते करते थे यहाँ तक पहुँचे ना। तो जब हम लोग सुबह घर से निकले भी हम लोग इसी जज्बे से निकले कि ताकि हम लोग किसी का मदद कर सके। फिर इस रोड के ऊपर 80% बाहर के लोग अभी सफ़र करते हैं, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के। तो इसके हमारे मेहमान भी होते हैं, हम लोग उसको मेहमान भी समझते हैं ना। कि हमें बोला इस तरह किसी के साथ बच्चे हो या कोई सर्दी की वजह से मर जाए तो हम लोगों के लिए फिर वो हमारे जो पठान का जो मेहमान नवाजी हमारे लिए भी अच्छा काम नहीं। तो फिर हमें रसद की भी एक बदनामी होती थी अगर खुदा न खासा इन लोगों को कुछ होती थी। तो हम लोग इस जज्बे से निकल गए। ये जज्बा अल्लाह करे कि हमारे सियासतदानों को भी अल्लाह ताला दे और बाकी सबको भी दे। लेकिन आपने जितने भी लोगों को उधर बचाया, उनको बचाने में सबसे ज़्यादा एक कोई ऐसा सीन होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो दिमाग में छप जाती है और वो जहन चाहे वो नज़रों के सामने ना हो लेकिन वो जहन से गायब नहीं होती, ओझल नहीं होती। ऐसा क्या कोई वाकया हुआ? ये तो ये बच्चे की जो वालिद साहब थे, इसका एक बच्चा कैंसर से मर गया था 6 महीने पहले। अच्छा। तो इसको जब मैंने बचाए, एक और कुछ बच्चे थे जनाना थे ना वेगन में था। तो वो माँ जब उसको हमने रोटी दी तो वो जो ना लोग रोटी नहीं खाते थे, अपने आप को रोटी से गर्म करते थे या ना बच्चों के जिगर पर वो रोटी लगाते थे ना पाऊ। तो उस माई का वो बच्चों का मैंने जो माऊ का जो रोना हमने उस दिन सुना था। यानी वो बच्चे के लिए परेशान थे कि अभी हम लोग क्या करें। कैसे की, क्या किया? आप उधर गए, आपने उनको वहां से बाहर निकाला या फिर वहां मदद पहुंचाई, क्या किया? मैंने किया तकरीबन 2 बजे से तकरीबन रात के 8 बजे तक हम उस तूफान की जहाँ तूफान आवाज़ सारा गाड़ी फंस गई थी तूफान में। तकरीबन उससे 3 किलोमीटर पर हम लोग कोयटा की तरफ गाड़ी को खींचते थे ना। तो तकरीबन 2 बजे से 8 बजे तक हम ये काम करते रहे। जिस गाड़ी में फ्यूल नहीं था, जिसका गाड़ी उधर बंद हुई थी, तो पहले उस बुनियाद पर जो औरतें थे, बच्चे थे, उसको उधर से निकालते थे। 1-2 गाड़ियाँ अपने गाड़ी के ऊपर चेंज करते थे, उधर से निकालते थे। फिर 8 बजे के बाद हम उधर से आए। फिर अपना घर, मेरा घर तकरीबन इस जगह से 70-75 किलोमीटर दूर है। कुछ लाख। हाँ, फिर उन लोगों को जो बोला कि जो खतरे के लोग थे जिसका गाड़ी बंद हुई थी, हमने बोला कि अभी सबको इधर से हम लोगों ने निकाल दे। अभी मैं जाऊँगा आप लोगों के लिए रोटी का बंदोबस्त भी करता हूँ, तेल का भी बंदोबस्त करता हूँ। क्योंकि सारा गाड़ी जो है ना सुबह 8 बजे से घर से निकली थी ना, तो रात 12 बजे तक सबका फिल खत्म। जब फिल खत्म हो जाए गाड़ी के हीटर के बगैर आधा घंटा के ऊपर फिर इंसान जिंदगी नहीं कर सकता था गाड़ी के अंदर। तो फिर हम आए अपने घर। फिर उन लोगों के लिए हमने तेल का बंदोबस्त किया, रोटी का बंदोबस्त किया। फिर वापस मैं गया। तकरीबन 11 बजे के बाद शुक्र वो तूफान की हवा भी रुकी। फिर इंतजामिया भी आई, उन लोगों को तेल भी पहुंच गई जिसका गाड़ी बंद होती थी। यानी रुकाना भी। एक गाड़ी में इतने सारे लोगों को कैसे लेकर गए और कहाँ लेकर गए? तकरीबन उस तूफान वाली जगह से हम 3-4 किलोमीटर जब कोयटा की तरफ आते थे, खान में तरसी तक, उधर एक मस्जिद था। हम लोग फिर उधर इन लोगों को स्टाफ उसको देते थे। फिर जो गाड़ियाँ हम उधर से निकालते थे, खींचते थे, फिर वापस इन लोगों को उसी गाड़ी में बिठाते थे कि उसको कोयटा तक पहुँचाओ। अच्छा, तो उधर से निकालते थे, इस तरह करते थे। तो आखिरी 2 दफ़ा जब मैं 2 दफ़ा इसमें अपने घर आया, वो 2 दफ़ा मेरे साथ आए। ठीक है, आपके घर पे लोग? हाँ, घर पे भर रहा है। कितने लोगों को एक दफा गाड़ी में भर? तो मेरे कभी 4-20 भी होते थे, 25 20 लोग? हाँ, 20 भी होते थे, 25 भी होते थे। तो इस तरह, तो सर्दी था तो लोग सब अपने आप को बचाते थे। तो इस तरह हम उधर से लोगों को निकालते थे। क्या पैगाम देंगे? अभी बहुत सारी अवाम आपको देख रही है, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं बोलता हूँ कि ना, जब इंसान बड़ा रखना चाहिए ना, अगर अल्लाह ने हमको दी ना, तो मैं इतना सारा कुछ करूँगा, ज़िंदगी को अजीम बनाऊँगा। मैं बोलता ज़िंदगी तब अजीम होती है जब अल्लाह के लिए इंसान कुछ करते हैं ना, इंसानियत के लिए। तो मैं करता हूँ कि आवाम से कि चलो इस तरह करेंगे कि इंसान के दिल से दुआ निकालेंगे, नफरत नहीं। ये भी कोशिश ये होनी चाहिए। खैर, किसी के इंसान के दिल से मैं दुआ निकालूँ। एक फन है, ये फन मेरे ख्याल में कामयाबी का रास्ता भी है, कामयाबी का राज भी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सुलेमान खान साहब, बलूचिस्तान के लोगों के बारे में जो भारत ने एक इमेज बनाया हुआ है कि वो तो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते, आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये काम इसलिए किया कि मेरी रियासत की यानी पाकिस्तान की बदनामी ना हो। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। जो भारत बोलता है वो मुख्तलिफ है, जो आप बोल रहे हैं वो मुख्तलिफ है। नहीं, वो तो दुश्मन है ना, वो तो गलत बात बोलते मैं वो तो गलत बात कहते हैं ना। मैं खुद जाती तरह मेरा ये सोच है ना, जब ये लोग कभी कभी बोलता है दहशतगर्द मार गया। हमने बोला अगर हम लोग इससे निकल गया कि इंडिया का एजेंट है या फलाना का एजेंट है, हम लोग
ये फौजी हम लोग अगर ये नुकसान है कि सब पाकिस्तानी का नुकसान, हम मैं सबको पाकिस्तानी समझता हूँ, बोले पाकिस्तान का समझा, हम लोग ये नफरत से निकल जाना चाहिए। ज़ाती तौर मेरा खुद ये सोच है। सही, अल्लाह करे आपकी ये सोच प्रैक्टिकली हम लोगों को वतन में इम्प्लीमेंट होते हुए ग्रास रूट लेवल तक नजर आए। लेकिन बहुत शुक्रिया सलमान खान साहब, आपने ये काम किया। वो अवार्ड्स शायद जितने भी हैं वो आपके सामने कुछ भी नहीं होंगे जो अल्लाह ताला ने आपको अवार्ड दिया है उस नेकी का, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि एक जान बचाई तो पूरी इंसानियत बचा ली, एक जान को नुकसान दिया तो पूरी इंसानियत को नुकसान दिया। तो आपने तो 100 जानें बचाई हैं। आप पाकिस्तान के हीरो हैं। मेरी तरफ से और मेरे पूरे की पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम, थैंक यू, आपने ये किया। नाज़रीन, हमारी आज के शो से इतना ही, लेकिन ये याद रखिए कि जब दिल में जज्बा हो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई तरीका ज़रूर बना देता है अच्छे काम करने का और पाकिस्तान को सर्व करने का। हर शख्स पूछता है कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ या पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया। आप ये सोचिए कि आप पाकिस्तान के लिए क्या नहीं कर सकते। एक पाकिस्तानी की मदद करें, एक मुसलमान की, या एक कोई भी इवन माइनॉरिटी की तरफ से भी कोई हो, उसकी मदद करें और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको किस तरीके से नवाजता है।